हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल में विपत्र क्या होता है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के तहत ये भी एक इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी साख पत्र के अंतर्गत इसका भी हम अध्ययन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिल में विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसको समझने के पहले हम इसका अर्थ, इसका मीनिंग समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। जैसे कि बताया गया है कि भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम धारा 5 के अनुसार विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति को आज्ञा देता है कि वह निश्चित धनराशि का भुगतान उसे अथवा किसी व्यक्ति की आज्ञा अनुसार अथवा विपत्र के वाहक को मांगने पर या निश्चित अवधि समाप्त होने कर दे। इसी को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि हम इसके पहले आपको एक यह बता चुके हैं, एक और छोटा सा उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहते हैं कि जैसे ये कस्टमर है और ये एक कस्टमर है। कहने का मतलब है कि ये है विक्रेता, ये क्या है, ये विक्रेता हैं और ये हैं आपके क्रेता। और ये इनसे कहते हैं कि हमें आप कुछ दिनों के लिए कुछ हमें सामान उधार के तौर पे दे दीजिए। कहे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दे दे रहा हूँ। तो ये 9,70,000 रुपये का, ये जैसे मान लीजिए इनको हम रमेश कह देते हैं और इनको हम महेश कह देते हैं। तो 9,70,000 रुपये का इन्होंने सामान लिया और ये कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने सामान ले रखा है, मुझे एक विनिमय विपत्र मैं लिख रहा हूँ, उस पर आप एक सिग्नेचर कर दीजिए और उसे आप कबूल करिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम विनिमय बिल लिख दीजिए हमारे नाम, हम आपको 90 दिन का अवधि होता है, 90 डे का अवधि होता है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज को 90 दिन के अंदर हम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कहें कि यह 9,70,000 का, अगर इसमें 30,000 रुपया ब्याज हो गया, यानी 10 लाख रुपया इनसे इनको पाना है। तो इन्होंने लिख दिया। तो 90 दिन के अंतर्गत वो जब भी इनकी इच्छा करे तो दे दें, या इनको ज़रूरत पड़ता है तो ये मांग लेते हैं, लेकिन 90 दिन के लिए यह निश्चिंत हो जाते। अगर 90 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो भी कोई बात नहीं है, एक अवधि 90 डेज का होता है। तो इस तरह से हम देखें बिल ऑफ एक्सचेंज। कभी कभी क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इनसे लिखवा करके इन्होंने रख लिया है, इनको बहुत ज़रूरत पड़ गई, इनको ज़रूरत पड़ गई पैसे की। तो ये क्या करते हैं, हमारे बीच में एक बैंक्स है, डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम सुने होंगे, हमने आपको बताया था। कुछ डिस्काउंट पे ये क्या होता है कि इनको दे दिया जाता। तो ये जो ट्रेजरी, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे थे, तो ये गए हैं बैंक के पास, कहे कैसा है कि हमारे पास 10 लाख रुपए का एक बिल है, उसको आप ले लीजिए और हमको भुगतान कर दीजिए। जैसा इसका ड्यूरेशन पूरा होगा वो आप जा कर के रमेश से ले लीजिएगा। तो बैंक्स का कोई बात नहीं, हम आपको कर देंगे। तो 10 लाख रुपए का था, तो इनको क्या कर दिया, 9,70,000 रुपया इनको दे देगा। और जब समय पूरा होगा, मैच्योरिटी इसकी जब पूरा होगा, तो ये जो बैंक है ये रमेश से 10 लाख रुपया क्या करेगा, प्राप्त कर लेगा। तो जो 30,000 रुपया है वो इनका चार्ज हो जाएगा, इनका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा, इसी को हम बोलते हैं विनिमय विपत्र, जो आज वर्तमान में जो व्यवसायी वर्ग हैं वस्तु को क्रय विक्रय के दृष्टिकोण से उसका प्रयोग करते हैं उधार के तौर पे। हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ विनिमय विपत्र, कई तरह के विनिमय विपत्र होते हैं, बहुत लंबा ये चैप्टर है। तो इस तरह से हमने आपको ये बताया कि विनिमय विपत्र होता क्या है, इसको आपको हमने बताया। तो आप देख सकते हैं कि एक बार और मैं बता दूं, भारतीय विनिमय साध्य
विलेख अधिनियम धारा 5 के अनुसार विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति की आज्ञा देता है कि वह निश्चित धनराशि का भुगतान उसे अथवा किसी व्यक्ति की आज्ञा अनुसार अथवा विपत्र के वाहक को मांगने पर एक निश्चित अवधि के समाप्ति पर वो उसे प्रदान कर दे दे, उसी को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं विनिमय विपत्र। एक उदाहरण के द्वारा हमने आपको समझाने का प्रयास किया होगा, समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विनिमय विपत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। हमने लिख रखा है कम समय बचाने के लिए। तो हमने देखा कि यह एक आज्ञा है, यह आज्ञा पत्र है, यानी यह एक आज्ञा पत्र है, बिना उनके आज्ञा से इस पत्र को हम नहीं लिख सकते हैं। दूसरा है लिखित, यह क्या होता है, यह लिखित होता है, ये या तो टाइपराइटर से टाइप किया होता है या तो प्रिंट से के द्वारा प्रिंट किया जाता है। ये मतलब एक प्रोफार्मा होता है जिसमें जो भरना होता है केवल वो भरा जाता है, नहीं तो जिस तरह से चेक बना होता है उसी तरह से ये भी लिखित होता है, शर्त रहित लिखित होता है। यानी लिखित प्रोफार्मा का एक प्रारूप बना होता है जिसको नाम लिखना होता है, उसके नाम लिख कर सिग्नेचर कर दिया जाता है, अमाउंट्स भर दिया जाता है और सब कुछ उसमें ऑलरेडी फिल होता है। शर्त रहित, यह शर्त रहित आज्ञा पत्र होता है, मतलब इसमें कुछ न कुछ शर्त छिपा हुआ होता है, ऐसे नहीं नॉर्मली। यानी हमने बताया कि अगर 10 लाख रुपए का यह है तो उसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट की नहीं, या उसके बाद इंक्लूड करेगा, ये भी इसमें शर्त है। इसको प्राप्त करने के लिए कोई न कोई एक शर्त होता है जो क्रेता और विक्रेता के बीच इस शर्त को लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, लेखक लेनदार होता है, जो लेनदार होता है वही लेखक होता है। समझिए कि 80% वाहक भी होता है, वो भी वाहक भी लेनदार हो सकता है, लेकिन अक्सर जो विनिमय विपत्र लिखता है वही लेखक होता है, वही लेनदार होता है। नेक्स्ट हस्ताक्षर, यानी इसमें सिग्नेचर किए जाते हैं। जैसे जो विनिमय विपत्र होता है इसमें क्या होता है, यहाँ एक कॉलम होता है, जो लेखक होता है उस पर वो हस्ताक्षर करता है। निश्चित धनराशि, निश्चित धनराशि का मतलब होता है कि उसमें जो अमाउंट्स होता है उसमें अंकों में और शब्दों में साफ साफ स्पष्ट लिखा होता है, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये निश्चित धनराशि, जो एक निश्चित धनराशि की जो बात होती है उसमें एग्जैक्ट मतलब उसमें अमाउंट्स भर दिया जाता है। जैसे 10,000 है तो 10,000 अंकों में और शब्दों में भी भर दिया जाता है। भुगतान एक समय अवधि पूरा होने पे भी किया जा सकता है और बीच में भी मांगा जा सकता है, जो भुगतान देय होता है। नेक्स्ट पक्षकार, इसमें 3 पक्ष होते हैं। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में, विनिमय विपत्र में 3 पक्ष होते हैं, जिसको हम ड्रावर बोलते हैं, जिसको हम ड्रावी बोलते हैं और हम पेई बोलते हैं। यानी ड्रावर, ड्रावी और पेई, जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखक, स्वीकारकर्ता और प्राप्त करता। हम तीनों का डिटेल अभी आपको करेंगे। तो इस तरह से पक्षकार, आदेश क्या होता है, जो लेखक होता है वो आदेशित करता है कितनी धनराशि का भुगतान इस डेट को हमें प्राप्त होना चाहिए। उसमें क्या होता है, इसमें टिकट भी लगा होता है इस टाइम, जिसको रसीदी टिकट होता है 1 रुपये की, उस पर रसीदी टिकट लगाना अनिवार्य होता है। रसीदी टिकट लगने से वो उसकी थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा रसीदी टिकट जारी किया जाता है, तो इस पर रसीदी टिकट भी लगाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि विनिमय विपत्र की विशेषताएं: आज्ञा पत्र, लिखित, शर्त रहित आज्ञा, लेखक, हस्ताक्षर, निश्चित धनराशि भुगतान, पक्षकार, आदेश और टिकट। इस तरह से हम विशेषताओं का अध्ययन किए हैं। और थोड़ा सा इसमें और हम चल जाते हैं कि इसमें क्या क्या सावधानियां हैं, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। नहीं, विनिमय विपत्र के पक्ष, हम एक चीज और देखते हैं कि विनिमय विपत्र के पक्ष, इसके पक्ष होते हैं 3। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज के जो पक्ष होते हैं कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 3 होते हैं। पहला क्या होता है, यानी लेखक। पहला क्या होता है, लेखक, जिसको हम ड्रावी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रावर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रावर बोलते हैं, जिसको लेखक होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यह व्यक्ति विनिमय विपत्र को लिखता है,
ड्रावर क्या करता है? यह व्यक्ति विनिमय विपत्र को लिखता है। ऐसा व्यक्ति उधार माल बेचता है तथा लेनदार होता है। जैसा कि हमने बताया यहाँ पे हमने बताया रमेश और सुरेश, यानी ये जो लेखक इनको उधार माल दिया, तो ये हो गया, क्या होगा, यही जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखने का काम क्या करेंगे? रमेश ने अगर उधार दिया सुरेश को, तो रमेश जी लेखक हो जाएंगे, यही हो जाएंगे ड्रावर। तो हमने ऐसा बताया कि लेखक का क्या मतलब होता है? यह व्यक्ति विनिमय विपत्र को लिखता है, ऐसा व्यक्ति उधार माल बेचता है तथा लेनदार होता है। दूसरा हम चलते हैं, जो होता है, दूसरा है आपका स्वीकर्ता, यानी हम देखें, दूसरा है स्वीकर्ता, जिसको हम बोलते हैं ड्रावी। इसको बोलते हैं हम ड्रावी, जैसे जिसको हम बोलते हैं ड्रावी। इसका थोड़ा सा डिटेल हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ड्रावी क्या होता है? इस व्यक्ति पर विनिमय विपत्र लिखा जाता है। ड्रावी का मतलब ये है, जैसे हमने बताया, जैसे ये क्रेता है, मान लीजिए ये क्रेता है और ये क्या है? विक्रेता। इन्होंने सामान उधार लिया, क्रेता ने सामान उधार लिया, ये है स्वीकार करता ड्रावी। तो क्या होता है? इस व्यक्ति पर विनिमय विपत्र लिखा जाता है, यानी ये लिखने का काम ये करेंगे, इनके ऊपर लिखा जाता है। इस व्यक्ति के ऊपर विनिमय विपत्र लिखने का काम किया जाता है, यानी कह सकते हैं इस व्यक्ति पर विनिमय विपत्र लिखा जाता है तथा यह विपत्र को स्वीकार करता है। और यह विपत्र को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। यह व्यक्ति उधार माल खरीदता है तथा लेनदार होता है, यानी यह उधार माल खरीदता है, यह माल लेता है, लेकिन पैसे का लेनदार ये होता है। हम कह सकते हैं यह लेनदार होता है, इसे लिखित धनराशि का भुगतान करना होता है। ये जो ये धनराशि ये लिखते हैं, इनको इसका भुगतान करना होता है। माल उधार लिए और इन्होंने लिखा, इन्होंने स्वीकार किया, और ये इनको उस उधार माल का जो पैसा भुगतान करना होगा करेंगे, यानी रमेश को ये सुरेश जी भुगतान करेंगे। इसी को हम बोलते हैं स्वीकार करता। यानी आप समझ गए, इस व्यक्ति पर विनिमय विपत्र लिखा जाता है तथा यह विपत्र को स्वीकार करता है। यह व्यक्ति उधार माल खरीदता है तथा लेनदार होता है, इसे लिखित धनराशि का भुगतान करना होता है। इसी को हम बोलते हैं ड्रावी। आप समझ गए होंगे। अब तीसरा है प्राप्तकर्ता या पेयी। हम समझते हैं प्राप्तकर्ता या पेयी। इसमें तीसरा आपको मिलेगा प्राप्त कर्ता या पेयी। पेयी के बारे में आप जाने, थोड़ा सा हम इसको समझाते हैं। इस व्यक्ति को विनिमय में विपत्र में लिखित धनराशि का भुगतान मिलता है। इस व्यक्ति को विनिमय विपत्र में जो लिखित धनराशि होता है उसको प्राप्त होता है, भुगतान मिलता है। यह विपत्र लेखक या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। यदि विपत्र को बैंक से भुना लिया जाता है तो फिर बैंक हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो प्राप्त करता है, यानी जो पेयी होता है, यानी जो लेखक होता है, उसी को भुगतान प्राप्त होता है। उसके द्वारा आदेशित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बैंक्स भी हो सकता है। तो इसलिए हम प्राप्तकर्ता की एक अलग डिफिनेशन यहाँ पर रखते हैं। इस व्यक्ति को विनिमय विपत्र में लिखित धनराशि का भुगतान मिलता है। यह विपत्र का लेखक या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। यदि विपत्र को बैंक से भुगतान किया जाए, भुना लिया जाता है, तो फिर बैंक हो सकता है प्राप्तकर्ता। तो इस तरह से हम देखें कि विनिमय विपत्र के पक्ष क्या होते हैं? तीन होते हैं। ड्राइवर होते हैं, ड्रावी होते हैं और पेयी होते हैं, जिसको हमने तीनों को अलग अलग आपको समझाने का प्रयास किया। एक और चीज इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं जरा, कि विनिमय विपत्र लिखने में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। यानी विनिमय विपत्र लिखने में सावधानियां, यानी विनिमय विपत्र लिखते समय आपको सावधान रहना है। क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए? इसमें डेट लिखना चाहिए, पहले तिथि, यानी तिथि,
यानी तिथि से तात्पर्य है कि विनिमय विपत्र में जब तक हम डेट नहीं मेंशन करेंगे तब तक उसकी गणना हम 90 डेज का नहीं कर पाते हैं और हमारे सामने दिक्कत आती है। तो इस तरह से हम कहें विनिमय विपत्र को लिखने में सबसे बड़ी जो सावधानी होनी चाहिए उसमें तारीख यानी डेट लिखना जरूरी है। स्थान तथा पता, इसमें दूसरा हम देख सकते हैं स्थान तथा हम पता का जिक्र करते हैं। स्थान तथा पता का मतलब है यानी लेखक को जो दाईं ओर होता है अपना पता लिख देना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है हुंडी, तो लेखक जो ये दाईं ओर है अपना नाम और अपना पता लिख देना चाहिए। बाईं तरफ जो प्राप्तकर्ता होता है स्वीकार करता होता है उसका हम एड्रेस लिख सकते हैं। पक्षों के नाम यानी दोनों पक्षों के, यानी हम फिर से देख सकते हैं स्थान या पता का मतलब होता है कि इस पे स्थान है पता जो जारी करता है उसका स्थान और पता लिखा जाता है। इसमें फिर तीसरा है पक्षों के नाम, यानी जो दो पक्ष होते हैं पक्षों के नाम, स्पेशल दो पक्ष होते हैं वैसे 3 पक्ष हम जानते हैं। पक्षों के नाम मतलब दोनों पक्ष के नाम इसमें मतलब होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं दाईं ओर लेखक का और बाईं ओर स्वीकारकर्ता का, यानी ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए ये जो दायां होता है, ये दायां जो पार्ट होता है यहाँ पे लेखक का पता होना चाहिए, जो ये बायां है यहाँ पे स्वीकारकर्ता यानी जो स्वीकार करता है जिसको हम क्रेता बोलते हैं, ये क्रेता होता है, यहाँ पे विक्रेता होता है। यहाँ पे पक्षों के नाम की जो बात करते हैं तो दोनों पक्ष में यह सावधानियां बरतनी है कि जब भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं तो दोनों साइड में दोनों लोगों का जो पक्ष है उसमें हमें मेंशन करना जरूरी है। धनराशि का मतलब है इसमें धनराशि शब्दों और अंकों में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें हो सकता है चौथा में हम लिख सकते हैं धनराशि, यानी धनराशि साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखें ताकि लेन देन में कोई व्यवधान न पैदा हो, स्पष्ट शब्दों और अंकों में क्लियर हो। अवधि, इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण है ये अवधि, जिसको हम टाइम्स बोलते हैं, समय बोलते हैं। अवधि के मतलब यह है कि भुगतान तिथि ज्ञात करें, माने जो भी इनका एक अवधि होता है 3 महीने का ड्यूरेशन होता है उसमें डेट जब मेंशन कर देते हैं उस डेट से 3 महीने के अंदर उसका भुगतान किया जाता है। लेकिन एक चीज और उसमें गहरी बात हम आपको बताना चाहेंगे, भुगतान तिथि ज्ञात करने के लिए 3 दिन अनुग्रह दिवस और जोड़ दिया जाता है। 3 दिन अनुग्रह दिवस और जोड़ दिया जाता है उसकी डेट क्लियर करने के लिए। जैसे मान लीजिए 90 डेज का होता है तो 3 और जोड़ देंगे तो 93 डेज हो जाएगा। यानी अनुग्रह जो समय होता है वो जोड़ दिया जाता है, नहीं जोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है। एक निवेदन है, अगर मान लीजिए उसके पहले दे देता तो नहीं, बड़ा स्थिति खराब होता है तो उसमें अनुग्रह जो डे होता है, अनुग्रह अवधि 3 दिन का होता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो अनुग्रह अवधि होती कितने दिनों की होती है, तो 90 दिन में हम 3 डेज और इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी 3 दिन का होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विनिमय विपत्र को लिखने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। उसमें डेट स्पष्ट होना चाहिए, स्थान वो पता लिखना चाहिए, पक्षों के नाम लिखना चाहिए, धनराशि लिखना चाहिए और जो अवधि है समय ड्यूरेशन होता है उसको लिखना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या पक्ष हैं, उसको लिखने में कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सभी सारी चीज़ों को हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम लेकर के आएंगे इसी के अंतर्गत कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता है कितने प्रकार का, कौन कौन से बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो इतना ही आज आपके लिए है और नेक्स्ट इसके जो पार्ट आएंगे हम आपको लेकर के आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर्स करें ताकि मैं आपके साथ और अच्छे तरीके से बना रहा हूँ। धन्यवाद।